नमस्कार दोस्तों, मैं सी श्वेता जैन आज आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 194 आई, जिसमें कि रेंट पेड करने के साथ हमको टीडीएस भी करना होता है, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन को डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो है रेट ऑफ टीडीएस की रेट क्या है, किस रेट से हमको टीडीएस करना होता है। साथ ही इससे जुड़े बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं, वो भी हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सेक्शन 194 आई बताती है कि कोई भी व्यक्ति, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं होना चाहिए यदि वो कोई रेंट के रूप में कोई अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो रेंट पेड कर रहा है वो पेइंग टू अ रेसिडेंट। ये भी जरूरी है कि जो रेंट पेड कर रहा हो वो रेसिडेंट को कर रहा हो। यदि वो रेंट नॉन रेसिडेंट को पेड कर रहा है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पहली बात तो है कि कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर, और वो यदि रेंट पेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी रेसिडेंट को, तो फिर वो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। और ये टीडीएस कब होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम, या तो ये जब ये इनकम जो हम उस पे के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं अपनी बुक्स में तब, या फिर पेमेंट कर रहे हैं तब। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस वक्त जो है हमको टीडीएस करने की लायबिलिटी हमारी बनती है। और ये जो पेमेंट है वो चाहे कैश में हो, चेक में हो, ड्राफ्ट में हो, किसी भी मोड में हो, हमको टीडीएस करना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो रेंट का पेमेंट कर रहा है वो पूरे साल में, ये पूरे जो एप्लीकेबिलिटी है पूरे साल को मिला के होती है, यदि पूरे साल में वो रेंट पे कर रहा है, वो डज नॉट एक्सीड 240,000 रुपीज, ये 2,40,000 से ज्यादा का पेमेंट पूरे साल में नहीं करता, चाहे वो एक टाइम हो या फिर मंथली हो, सब फिर टीडीएस नहीं करना है। मतलब कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000 तक। यदि हमने पेमेंट किया है किसी को तो फिर हमको टीडीएस नहीं करना। लेकिन हाँ, 2,40,000 से ज्यादा का पेमेंट चाहे एक बार किया हो या कितनी वर्ष में, मंथली किया हो, क्वार्टरली किया हो, उससे कोई फर्क नहीं। हम पूरे साल का देख लेंगे कि पूरे साल में उस व्यक्ति को हमने कितना पेमेंट किया है। यदि 2,50,000 किया है तो भी हमको टीडीएस करना है, और वो टीडीएस पूरी अमाउंट पे होगा। ऐसा नहीं कि 2,40,000 तक नहीं करना। यदि 2,40,000 तक का टीडीएस रेंट पेड किया है तो फिर टीडीएस करना ही नहीं है। लेकिन 2,40,000 से 1 रुपया भी अगर ज्यादा पेमेंट करते हैं तो फिर हमको पूरी अमाउंट पर टीडीएस करना है। अब हम यहाँ पर रेंट का मीनिंग देख लेते हैं। तो रेंट मीन्स एनी पेमेंट, कोई सा भी रेंट के रूप में पेमेंट होता है, चाहे उसको किसी भी नाम से बुलाया जाए, अंडर एनी लीज हो, सब लीज हो, टेनेंसी हो, या एनी अदर एग्रीमेंट अरेंजमेंट, सभी में ये जो है लागू होता है। और ये रेंट का पेमेंट किसके यूज के लिए किया गया है, चाहे वो यूज हमने इन सबको एक साथ किया हो या अलग अलग किया हो। तो फॉर द यूज ऑफ लैंड आर बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग आर लैंड अपार्टेनेंट टू अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग आर मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, इनमें से किसी के भी यूज के लिए, चाहे ये सब यूज हमने एक साथ किया हो या अलग अलग सेपरेट यूज किया हो, तो जो हम रेंट पेड करते हैं उस पर हमको टीडीएस करना है। और वेदर आर नॉट एनी ऑफ ऑल ऑफ द अबव आर ऑन्ड बाय द पे, यह भी जरूरी नहीं कि जिसको हम रेंट पेड कर रहे हैं वो इन सब असेट्स का मालिक हो, वो मालिक नहीं भी है, क्योंकि इसमें सब लीज भी कवर हो रहा है, सब टेनेंट भी कवर हो रहा है। तो मालिक नहीं है तो भी हमको टीडीएस करना है। और ये इनकम चाहे हमने किसी भी नाम से हमारी बुक्स में क्रेडिट की है, चाहे वो सस्पेंस अकाउंट में ही क्यों ना क्रेडिट कर रहे हैं, तो भी हमको टीडीएस की लायबिलिटी होगी, प्रोवाइडेड फर्दर। लेकिन अब हम देखते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ पर ये लायबिलिटी टीडीएस की नहीं आती, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ पर भी टीडीएस की लायबिलिटी आती है यदि हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, जिसकी की टोटल सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर जो है पिछले जिस साल में हम टीडीएस हमको करना है, मान लो कि इस साल हमको टीडीएस करना, तो इसका पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, उसमें पिछले साल में जो उसका सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर जो था वो सेक्शन 44 ए बी के क्लास ए और क्लास बी में जो मॉनेटरी लिमिट दी हुई है टर्नओवर की, उससे यदि ज्यादा है
तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, यानी कि इसको भी टीडीएस करना है। इसका मतलब ये सेक्शन 44A भी इनकम टैक्स की ये बताती है कि क्लॉज ए बताता है कि बिजनेसमैन के केस में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए और क्लास बी प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट होती है तो उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब है कि जिस पर की टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनको टीडीएस करने की लायबिलिटी आती है, नहीं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को लायबिलिटी नहीं है। प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो डिडक्शन शेल बी मेड, हमको टीडीएस नहीं करना है अगर हम जो रेंट पेड कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसी बिजनेस ट्रस्ट को, बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रियल एस्टेट असेट्स रेफर टू इस क्लॉज 23FC ऑफ सेक्शन 10 ऑन डायरेक्टली बाय सच बिजनेस ट्रस्ट। तो इस केस में भी क्या होगा, टीडीएस नहीं करना है। टीडीएस रेट को देख लेते हैं। यदि हमने मशीनरी या प्लांट या इक्विपमेंट को यूज करने के लिए रेंट पेड किया है तो 2% टीडीएस करना है, और फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट टू अ बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग का है तो फिर हमको 10%, चाहे वो इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो तो हमको 10% टीडीएस करना है। अब एक बार सेक्शन 194I का पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, जब हम पेमेंट करें या क्रेडिट करें जो भी पहले हो उस वक्त हमको क्या करना है, टैक्स डिडक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 5 लाख रुपए का टैक्स जो 5 लाख रुपए का रेंट पेड करना है, तो पहली बात तो हम ये देख लेंगे 2,40,000 से ज्यादा का पे करना है पूरे साल में, तो हम इस पे क्या करना होगा, हमको टीडीएस करना होगा। अब ये टीडीएस कब करेंगे, जब हम पेमेंट कब किया हमने, तो पेमेंट जल्दी किया हो या क्रेडिट जल्दी किया, जो भी पहले किया उस पर हमको टीडीएस करना। तो 5 लाख का हमको रेंट पेड करना है तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए हम टीडीएस करेंगे। तो अब जो हमको रेंट पेड करना है लैंडलॉर्ड को हम 4.5 लाख रुपए देंगे और 50,000 रुपए क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये टीडीएस का क्या करना है, हमको तो टोटल 5 लाख रुपए देना है, 4.5 लाख रुपए हम लैंडलॉर्ड को देंगे और 50,000 रुपए हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चालान नंबर 281 के द्वारा टीडीएस को हमको जमा करवाना होगा। और कब जमा करवाना, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ डिडक्शन, जिस मंथ में हमने डिडक्ट किया है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक, मतलब जैसे कि जुलाई में डिडक्ट किया है तो 7 अगस्त तक आपको क्या करना है, वो टीडीएस की अमाउंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवानी होगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने टीडीएस जमा करवा दिया और उसके बाद हमको टीडीएस का रिटर्न जो है फॉर्म 26Q में फाइल करना होता है। ये रिटर्न हमारा क्वार्टरली जाता है। तो क्वार्टरली चाहे जैसे फर्स्ट क्वार्टर आता है 1 अप्रैल से 30 जून का, तो इसके लिए लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च का जो है उसके लिए 31 मई तक आप जो है फॉर्म 26Q में आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। अब ये बात तो है कि हमने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया, फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद हमको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी जो है, क्योंकि आपने देखिए लैंडलॉर्ड को 4.5 लाख रुपए दिए तो वो आपसे बोलेगा कि 50,000 रुपए के बदले में उसको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वो उस टीडीएस सर्टिफिकेट के बेस पे क्या कर सकता है, अपने रिटर्न में फिर वो उस टीडीएस को क्लेम कर सकता है। तो उसको उस 50,000 के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट लैंडलॉर्ड को देना होगा। तो जो लास्ट स्टेप है वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना है। ये कब टीडीएस सर्टिफिकेट जो देते हैं वो फॉर्म 16A में देना है विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग देयर क्वार्टरली टीडीएस। जो हमने क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल किया उसके 15 दिन के अंदर हमको फॉर्म 16A जो है लैंडलॉर्ड को देना होगा। जैसे कि यदि फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल से जून का, इसकी लास्ट डेट क्या 31 जुलाई, तो हमको 15 अगस्त तक जो है फॉर्म 16A टीडीएस सर्टिफिकेट उसको लैंडलॉर्ड को देना होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, यदि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हम देते हैं एट द टाइम ऑफ लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी, टीडीएस इज नॉट टू बी डिडक्टेड ऑन सच सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली इफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेड बैक टू द टेनेंट एट द टाइम ऑफ वेकेटिंग। यदि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड करना है, आपको जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है यदि वो हमको वापस रिटर्न करना है, जो एडवांस दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, यदि हमको खाली करते वक्त वो वापस करना है तो फिर उस पर टीडीएस नहीं होगा। However, if the security deposit adjusted against the rent, लेकिन यदि हमने जैसे लास्ट मंथ में उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है तब हमको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी हमारी आ जाती है। फिर आता है सर्विस चार्जेस।
तो जैसे रेंट के साथ साथ सर्विस चार्जेस का भी हमको पेमेंट करना, तो टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन द सर्विस चार्ज पेबल टू अ बिजनेस सेंटर्स सिंस सर्विस चार्जेस आर कवर्ड विद इन द एमिट ऑफ टर्म रेंट। वो रेंट में ही सर्विस चार्ज भी इंक्लूड होता है, तो हमको क्या करना, उस पर भी टीडीएस करना होता है। सेपरेट लेटिंग ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग, यदि हमने फर्नीचर और बिल्डिंग को यदि सेपरेट किराए पर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, देयर कैन बी सिचुएशन वेयर इन द बिल्डिंग इज लेट आउट बाय वन पर्सन एंड फर्नीचर फिक्चर्स एटसेट्रा लेट आउट बाय अनदर पर्सन। So in this case, TDS would be deductible under section 194I of the Income Tax Act only from the rent payable for letting out of the building। ठीक है, उसके बाद रेंट पेमेंट टू द होटल फॉर द कंडक्ट ऑफ सेमिनार इंक्लूडिंग मील। यदि हमने कोई होटल का जो पेमेंट किया है, सेमिनार वगैरह हमने कंडक्ट किए थे, उसमें हमने पेमेंट किया है और इंक्लूडिंग मील, खाना वगैरह भी सब शामिल है। तो व्हेन द होटल इज रेंटेड आउट फॉर द कंडक्ट ऑफ अ सेमिनार विच इंक्लूड्स अ मील, उसमें मील भी शामिल है, देन इन सच केस होटल चार्जेस फॉर केटरिंग मील एंड हेंस टीडीएस इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194I। हाउएवर द सेम कैन गेट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C। तो यदि उसमें होटल चार्जेस होते, केटरिंग के, मील के, तो ये सब क्या करना है, तब हमको उस पर टीडीएस नहीं करना है। 10 की रिक्वायरमेंट, तो जी हाँ, आपको यदि टीडीएस करने के लिए, उसको डिपॉजिट करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए 10 की लेने की रिक्वायरमेंट होती है। 10 लेना आपके लिए जरूरी होता है। रेंट पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट, यदि मैंने शुरू में बताया था कि हमने जो रेंट पेड कर रहे हो किसको करना है, रेसिडेंट को। यदि हम नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं तो फिर उसमें सेक्शन 195 के अंतर्गत आता है वो, ये सेक्शन 194I उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखते हैं कि टाइम ऑफ डिडक्शन, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हमको टैक्स कब डिडक्ट करना होता है, या तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जो भी पहले हो उस वक्त हमको टीडीएस करना होता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम प्रोविजन का फॉलो नहीं करते तो क्या होती है, तो हमको एक लेट फी देना होती है। एज पर सेक्शन 234E हमको 200 रुपये पर डे एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेल्यूर कंटिन्यूज। यदि हम कोई भी रिटर्न टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल नहीं करते हैं ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो जब तक ये डिफॉल्ट रहता है तब तक 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको लेट फी देना है। और ये जो लेट फी है वो टीडीएस की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके साथ ही लेट फी के साथ ही हमको इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस डिपॉजिट करने पर यदि हम लेट हो जाते हैं, यदि हमने टाइम पे टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, तब भी हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ इफ ही नॉट डिडक्ट टैक्स और शॉर्ट डिडक्ट। यदि हमने टीडीएस नहीं किया है या कम डिडक्ट किया है तो फिर हमको 1% पर मंथ से क्या है, इंटरेस्ट देना होगा। और ये इंटरेस्ट कब से देंगे, फ्रॉम द डेट द टैक्स वाज डिडक्टेबल टू द डेट, जब से टैक्स डिडक्ट होना था तब से लेके जब तक ये डिडक्ट हुआ उस दिन तक हमको क्या करना है, 1% पर मंथ से इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट पे करना होगा। साथ ही 1.5% पर मंथ यार पार्ट ऑफ मंथ की भी हमको इंटरेस्ट देना है फॉर यदि हमने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करने में हमने लेट हो गए, तो जब से वो डिडक्ट किया है उस दिन से लेकर जमा करवाने की तक के दिन तक का हमको 1.5% पर मंथ से इंटरेस्ट देना होगा। इसके साथ पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H जो है वो 10,000 से 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। लेकिन और ध्यान रखिएगा जो लेट फाइलिंग, यदि ये जो पेनल्टी है वो अंडर सेक्शन 234E की जो लेट फाइलिंग फी है उसके अलावा है। लेकिन ये पेनल्टी अवॉइड भी की जा सकती है यदि जो असेसिंग ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने जो टीडीएस जो था हमारा वो डिडक्ट कर लिया है, उसको लेट फाइलिंग फी या इंटरेस्ट के साथ हमने बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द स्पेसिफाइड, जो ड्यू डेट थी टीडीएस रिटर्न फाइल करने की, उसके एक्सपायर होने के 1 ईयर के अंदर ही हमने क्या करे, लेट फी के साथ इंटरेस्ट के साथ यदि हमने रिटर्न फाइल कर दी है, टीडीएस जमा करा दिया है, तो फिर ये लेट फी हमारी वेव भी की जा सकती है। तो दोस्तों ये पूरी जो प्रोसेस थी कि आपको कैसे 194I के अंतर्गत आपको टीडीएस करना है, और यदि नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या जो इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी पे करनी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।